नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआईबी सीआईबी प्रिपरेशन में। आज हम लोग रिटेल बैंकिंग का पहला यूनिट लेने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट, रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। पढ़ते हैं ये। रिटेल बैंकिंग इज अ बैंकिंग सर्विस दैट इज geared primarily toward individual customer। सिंपल शब्दों में अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें तो रिटेल बैंकिंग बैंक की वो सर्विस है जो इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल कस्टमर को दी जाती है। यह अलग है आपके जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग से या फर्म से जो नॉन इंडिविजुअल को दी जाती है, उससे अलग है। ये इंडिविजुअल को दी जाने वाली बैंकिंग है रिटेल बैंकिंग। जिस बैंकिंग रेफर टू बैंकिंग इन विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एग्जीक्यूट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर रेदर देन द कॉर्पोरेशन और अदर एंटिटीज। यही लाइन बोली गई है कि रिटेल बैंकिंग में जो है इंडिविजुअल को जो बैंकिंग सर्विस दी जाती है, बैंकिंग सर्विस जो ऑफर की जाती है रिटेल बैंकिंग में इंडिविजुअल को, उसमें अपन बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट, करंट सेविंग अकाउंट, ये असेट साइड हो गया। ऑन अदर लाइबिलिटी साइड की जो बात करेंगे तो मॉर्गेज लोन्स, जिसमें पर्सनल हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, ये जो है ये अपने रिटेल बैंकिंग में इंक्लूड होंगे। जो इंडिविजुअल को दिए जाते हैं ये लोन, ये सर्विस जो दी जाती है वो इसमें इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। अब जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग की क्या है वो अपन पढ़ेंगे। बैंकिंग फैसिलिटी टू टारगेटेड द इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट किया जाता है इसमें बैंकिंग फैसिलिटी देने के लिए। फोकस टुवर्ड मास मार्केट सेगमेंट्स कवरिंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। जो मास मार्केट है उसको इसमें टारगेट किया जाता है, इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। और चूंकि इसमें इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है तो लार्ज पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड होती है। ऑफर डिफरेंट लाइबिलिटीज, असेट्स एंड प्लेथोरा ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट्स ऑफ द एंड यूज़र कस्टमर। एंड यूज़र कस्टमर को जो देने के लिए हमारे पास बहुत सारी सर्विस होती हैं, जिसमें असेट्स, लाइबिलिटी की आदि सर्विस इंक्लूड इसमें होती है। द डिलीवरी मोड्स ऑफ रिटेल बैंकिंग इज़ बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल, यानी कि फिजिकल भी और वर्चुअल जो है अपने नेट बैंकिंग, एटीएम, या फिर एटीएम तो खैर फिजिकल मोड में आ गया, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट सर्विस, ये सारी जो है वर्चुअल सर्विस में इंक्लूड होगी। एक्सटेंडेड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस तक ये जो है रिटेल बैंकिंग सर्विस एक्सटेंडेड की गई है। अगर हम प्योर रिटेल बैंकिंग की बात करें तो जनरली इसमें कंसीव किया जाता है तो टू प्रोविजन ऑफ द मास मार्केट बैंकिंग सर्विस टू द प्राइवेट इंडिविजुअल, तो उसे जो है प्योर रिटेल बैंकिंग के नाम से जाना जाएगा। आज की जो रिटेल बैंकिंग है उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स है और मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी अवेलेबल हैं। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो जो रिटेल बैंकिंग क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि लोन अमाउंट कंपेरेटिव छोटा होता है और जो है कस्टमर ज़्यादा होते हैं। अगर अपन बात करें कि कॉर्पोरेट लोन की तो वो एक ही व्यक्ति को 1000 करोड़ का दिया जाता है, यानी कि अगर वो एक ही एनपीए होगा तो 1000 करोड़ का एनपीए हो जाएगा। लेकिन इसी तुलना में अगर आप रिटेल बैंकिंग की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा होंगे, तो सारे तो एनपीए नहीं होंगे, उसमें से कुछ होंगे, यानी कि जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। There is a less volatility in demand and credit cycle than from the large concept। अगर हम इसमें स्थिरता की बात करें तो स्थिरता कम होती है डिमांड एंड क्रेडिट साइकिल में कॉर्पोरेट की तुलना में। हायर डिलिक्वेंसी स्पेशली इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, यानी कि अगर हम बात करें की जो लॉयल्टी है वो ज़्यादा है। अगर एक बार कस्टमर को सर्विस मिल गई अच्छी और अगर वो बैंक के स्टाफ से अटैच हो गया, बैंक की सर्विस से अटैच हो गया, तो ज़्यादा चांस है कि वो बैंक टू बैंक चेंज नहीं करेगा। इसलिए कस्टमर की लॉयल्टी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और एक अपन बात करें हायर डेलिक्वेंसीज स्पेशली इन अनसिक्योर रिटेल लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि में जो है उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो अनसिक्योर लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनकी बात करें तो large number of clients can facilitate marketing, mass selling and the ability to categorize select clients using scoring system, data mining, यानी कि कस्टमरों का जो समूह है आपकी वो ज़्यादा है, तो उसमें मास मार्केटिंग की गुंजाइश भी है, क्रॉस सेलिंग की गुंजाइश भी है, दूसरे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं आप उनको अलग अलग
आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग में क्या जो परेशानी आने वाली हैं, क्या तकलीफें आती हैं, उनको देखते हैं। प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इन द सिस्टम आर नॉट सफिशिएंट रोबस्ट। यानी कि जो रिटेल बैंकिंग का कस्टमर बेस वो बड़ा होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें जो आपको परेशानी आती है आईटी के हिसाब से वो ज़्यादा होती है। आपको पर्याप्त पीसी चाहिए, उतना नंबर ऑफ स्टाफ चाहिए उतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। रैपिड इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन लीड टू आईटी कॉम्प्लिकेशन। यानी कि प्रोडक्ट जो है आपके, अगर उसमें इवोल्यूशन तेज़ी से होता है तो आईटी कॉम्प्लिकेशन आती है, क्योंकि आईटी में भी आपको हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। तीसरा जो है द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच नेटवर्क एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ टू लो वैल्यू ट्रांजेक्शन टेंड टू बी रिलेटिवली हाई। यानी कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं ज़्यादातर लो वैल्यू होते हैं, छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए आपको ब्रांच नेटवर्क बनाना पड़ता है हर जगह। इन चीज़ों में जो है ज़्यादा एक्सपेंस होता है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करें तो वहाँ एक ही बड़ा कस्टमर होता है, तो उसके लिए छोटे स्टाफ से यार काम चल जाता है, तो उनकी तुलना में जो है खर्चा ज़्यादा होता है। बैंक इसी कारण जो बैंक हैं इनकरेज कर रहे हैं क्लाइंट को कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है अपने यूज़ करें, जैसे एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट सर्विस वगैरह। तो उसकी वजह से जो है ब्रांच पे जो लोड कम होगा और इनका जो है कॉस्ट कम होगी। हायर delinquencies especially in the unsecured retail loan and credit card रिसीवेबल, जैसे अपने बात की है कि जो अनसिक्योर लोन होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है, एनपी होने का खतरा ज़्यादा होता है। एनी लॉस इन फेथ इन अ पर्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ द रिटेल डिपॉजिट्स रिजल्टिंग इन कोलैप्स ऑफ बैंक। दिस इज कॉल्ड द बैंक रन। इसमें अपन हाल ही में येस बैंक का एग्जांपल ले जाते हैं कि उसमें अगर एक बैंक में कुछ घटना होती है तो फिर उसका नतीजा सारे बैंकों को भुगतना पड़ता है। अगर एक जैसे प्राइवेट बैंक में, येस बैंक में घटना हुई तो लोगों का विश्वास जो है प्राइवेट बैंक से कम हो गया। तो इस कंडीशन में नतीजा ये होता है कि जो बैंक हैं उनका डिपॉजिट अगर इस तरह से निकलता है तो बैंक रन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत में जो रिटेल बैंकिंग मॉडल की बात करें तो 1960 के आसपास जो है रिटेल बैंकिंग मॉडल आया। उससे पहले तो ये अस्तित्व में नहीं था, और उससे पहले जो बैंक भारत में थे वो अमीर लोग और बड़े लोगों की जो है एक तरह से संपत्ति समझे जाते थे। उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद में जो है ये एक तरह से आम पब्लिक के लिए खुला। उसके बाद रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट इंडिया में आया। ये कंसेप्ट जो है हालांकि नेशनलाइज बैंकों के थ्रू आया, लेकिन इसको प्राइवेट बैंकों ने और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक है उन्होंने इसको फुलफिलमेंट किया और ज़्यादा काम में लिया। अगर हम लोग रिटेल बैंकिंग के रिपोर्ट्स की बात करें तो ये बात हो रही है वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट्स 2016 by Capgemini and FEMA found that 63% of customers across the globe are now using fintech product as a service। यानी कि जो फिनटेक फाइनेंस टेक्निक सर्विस है, जो जिसमें कोर बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हैं, एटीएम, तो 63% जो कस्टमर हैं रिटेल बैंकिंग वाले वो इन सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। 2016 की जो वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी कैप जेमिनी एंड यूरोपियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग एसोसिएशन के इफ्मा द्वारा जो इशू की गई, इसके हिसाब से बैंक आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। बैंक जो है कस्टमर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी भी है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हर सर्विस के साथ बढ़ती जाती है, तो उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे जो कारण बताए वो पॉजिटिव कस्टमर बिहेवियर इज आल्सो ऑन द डिक्लाइन। यानी कस्टमरों का जो पॉजिटिव बिहेवियर वो भी डिक्लाइन की ओर है। ये और इसका कारण जो है शिफ्टिंग मेनली टू द यंग जनरेशन, और कंपटीशन फ्रॉम नॉन बैंक प्लेयर्स इज असेंडिंग accelerating। banks are still unsecure about the impact of the non बैंक प्लेयर्स। यानी कि नॉन बैंक जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां है वो आदि नॉन बैंक में आती है, तो उनके साथ जो कंपटीशन है उसमें अभी बैंक कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो है जो इनके बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहा है। बैंक फोकस टू मच ऑन द फ्रंट ऑफ द एंड एट द कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विस। ये भी ज़रूरी है कि बैंक अपने जो फोकस करता है कॉस्ट जो है उसकी सर्विस की,
bank need to continue to the invest in the front office because that is the first introduction to the customer experience. बैंक अपने फ्रंट ऑफिस पे जो है कंटिन्यू इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो जो कस्टमर का विजिट होता है वो उसके फ्रंट ऑफिस से ही होगा. But at the same time they can no longer defect of the significant effort required on the middle and back end, because the clients don't want to the expose at the back end and not accept that it's taken 3 weeks to be provided with paperwork. यानी कि जो बैंक है वो अपने मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस पे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रंट ऑफिस से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है. बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट जो है 15 से 17 के बीच में, जो रिटेल बैंकिंग का जो सेगमेंट था उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा उसकी बात कर रहे हैं. बैंक रिटेल लोन पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ. हाउस जो बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो है उसने डबल डिजिट में ग्रोथ की. उसमें हाउसिंग लोन की ग्रोथ की बात की जाए तो 15.17 रही, 15.17. इनकी बैंक रिटेल पोर्टफोलियो रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ. द हाउसिंग लोन component which constitution of more than 54% of the total retail loan. इनकी हाउसिंग लोन जो है वो रिटेल लोन का 64% जो है हिस्सा है. इसके अंदर जो ग्रोथ हुई वो 15.17% की हुई ग्रोथ हुई. ये थोड़ी सी डिक्लाइन थी जो पिछले वर्ष है उनकी तुलना में. रिटेल लोन पोर्टफोलियो जो है बैंक कंटिन्यूस में ग्रो कर रहे हैं और एवरेज 18.41 की जो परसेंट की ग्रोथ जो है 16-17 में बैंकों ने की है. वीक डोमेस्टिक डिमांड, अभी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो वीक रही. इसकी वजह से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडरेट एंड परसेंट ऑफ बैंक रेट जो है वो वीक रहा. एज अ रिजल्ट द एंड ऑफ द मार्च ग्रोस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्रीज बाय 8.20% से ही इंक्रीज हुआ. इसके अलावा जो है जियोग्राफिक रीच ऑफ एटीएम्स इंक्रीज फर्दर एज द नंबर ऑफ एटीएम इंस्टॉलेशन इंक्रीज अराउंड 0.22 मिलियंस. इनके एटीएम का जो इंस्टॉलेशन वो भी बड़ा है. ग्रोथ इन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेबिट कार्ड्स जो है उनकी भी अच्छी ग्रोथ हुई है. इसमें बताया गया है कि ग्रोथ इन द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेबिट कार्ड्स मेंटेन बाय द लार्ज इवन 16-17 से जो है 14-15 से 16-17 में 40% की जो ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड में वो हुई है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रेक्विसिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग की मतलब क्या शर्तें हैं जो उसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है. हम वन बाय वन बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में. प्रेजेंस ऑफ एन एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म, जो बैंक का डिलीवरी मैकेनिज्म है उसका एफिशिएंट होना ज़रूरी है. यानी कि जो कस्टमर को मिलने वाली सर्विस है वो सर्विस प्रॉपर मिलेगी तो वो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. कस्टमर को प्रॉम्प्ट होनी चाहिए. इसके अलावा बैंक की जो है बजट में होनी चाहिए. फेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉम्प्ट सर्विस. विलिंग नॉट मच स्कोप ऑफ द बैंक टू डिफरेंस. इसमें ऑपरेशनल एफिकेसी बैंक की होनी चाहिए और कस्टमर को जो सर्विस मिलती है वो सेफ, सिक्योर, प्रॉम्प्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए मैनर में. तो ये जो है बैंक की रिटेल बैंकिंग की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगली बात करें तो प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस यानी कि जो कस्टमर आपके पास आया है तो बैंक हैव टू सेंसिटिव अबाउट द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है और आप उसको प्रोडक्ट कौन सा ऑफर कर रहे हो ये ज़रूरी होना चाहिए मैच करना कि कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उसको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो कस्टमर आपसे जुड़ा हुआ होगा. लेकिन उसकी नीड के से अलग कस्टमर आपके पास लोन लेने आया है और उसको आप डिपॉजिट के प्रोडक्ट बता रहे हैं तो वो फिर चीज़ बैठ नहीं पाएगी, कस्टमर आपके पास टिक नहीं पाएगा. पॉइंट है प्राइसिंग. द प्राइसिंग demonstrate that the products and service both on the liability and as well as on the asset sides. यानी कि liability और asset side दोनों साइड में जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो ज़्यादा है और वेटेज जो रिटेल कस्टमर के ग्रुप है उनकी तुलना में ज़्यादा है. नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल ऑफ द असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस. यानी कि जो
हम लोन दे रहे हैं उसके लिए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल को है वो प्रयोग में लिया जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट। द ग्लोब रेगुलेटर एंड सुपरवाइजरी दैट इस समय जो है कस्टमर के साथ घटनाएं, इसी अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो कस्टमर को जो है प्रोटेक्शन वाला इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए, उसको फालतू की चार्ज नहीं लगनी चाहिए या फालतू की परेशानी नहीं होनी चाहिए, या उसका जो भी अगर आपके पास डिपॉजिट है तो वो सेफ होना चाहिए। ये चीज़ें जो है कस्टमर को विश्वास में लेनी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या चैलेंज जो है जो बैंक को फेस करने पड़ते हैं उसके बाद रिगार्डिंग बात की जाएगी करते हैं अपन। पहला पॉइंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन प्राइसिंग। इसमें जो रिटेल कस्टमर है उसको लगने वाले चार्ज के बारे में बात की गई है कि बताया गया है कि कुछ चार्ज जो है सर्टेन एक्सटेंड इलिजिबल बताया गया है बुक में। इसको चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, चार्ज फॉर चेक रिटर्न, देयर आर चार्जेस इवन वेयर नो सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, कस्टमर नॉट कंडक्टिंग एनी ट्रांजेक्शन, उसके लिए भी चार्ज बैंक लेता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे चार्ज हैं जो बैंक की सर्विस देने के एवज में लिए गए हैं। तो उसमें बोला गया है कि चार्ज जो है रिस्क बेस्ड होना चाहिए, कंपेटिटिव होना चाहिए और वैलिडेटेड होना चाहिए ताकि कस्टमर को वो चार्ज से परेशानी ना हो। वो है इनएडिक्वेसी ऑफ MIS। जो बैंकों की सक्सेस के लिए आवश्यक है, बिजनेस में सक्सेस के लिए, कि जो डाटा मिले उनको एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंस हो और ग्रेन्युलर इन्फॉर्मेशन लिए हुए हो। तो इससे जो वेरियस कंपोनेंट्स हो डाटा के, अगर वो हो तो बैंक को उसमें नुकसान होने के चांस कम होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसे बताया गया है कि बैंक वुड फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देयर प्राइसिंग रिस्क बेस्ड। उनकी जो प्राइसिंग है उसको रिस्क बेस्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है। It is crucial, therefore, that the retail banking has to be rolled out successfully. The bank would need to build an appropriate MIS. तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ KYC एंड ML इश्यूज। जो बैंक हैं डेवलप कंट्री में हैज़ फेस सिग्निफिकेंट अमाउंट टू, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री के जो बैंक हैं उनको ही ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें फेल्योर के लिए जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। और इवन RBI जो है वो भी इम्पोज करता है पेनल्टी बैंकों पे अगर वो KYC जो प्रोसीजर है उसको करने में फेल होते हैं। तो बैंकों को जो KYC का जो ड्यू डिलिजेंस है उसको थोड़ा सा है वो सीरियसली देखना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। मैनेजिंग रिस्क, जो रिस्क होते हैं बैंक को फेस करने पड़ते हैं उसके रिगार्डिंग है। इसके लिए अपन एक पूरा यूनिट है BFM में, उसको पढ़ेंगे। यूनिट B जो है पूरा रिस्क पे ही है, पर यहाँ एक शॉर्ट में जो बताया गया है कि रिटेल बैंकिंग बिजनेस में जो है कस्टमर एक लार्ज नंबर पर इन्वॉल्व होते हैं और उसमें डिफरेंस टाइप के डिलीवरी चैनल जो हैं वो होते हैं। तो इसमें रिस्क भी बहुत सारे होते हैं। रिस्क की तो जो स्टाफ है वो अगर बैंक के रूल रेगुलेशन पर अडेयर नहीं रहे तो भी रिस्क हैं बैंक के लिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सिस्टम सप्लाई जो वेंडर करते हैं उससे रिगार्डिंग रिस्क है, और जो फ्रॉड प्रैक्टिस हैं उसकी वजह से या हैकर की वजह से रिस्क है। अगर कस्टमर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होता है, हालांकि उसमें बैंक का दोष नहीं है, लेकिन कस्टमर का जो भरोसा है एक तरह से वो टूटता है। अब नॉर्मली अगर बैंक में प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी कस्टमर जो होते हैं वो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि से डरते हैं। कारण ये है कि कभी वो ATM फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो अगर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करें तो फ्रॉड का शिकार होंगे। उनको ये पता नहीं कि ATM में उन्होंने गलती की उसकी वजह से हुई, लेकिन नतीजा होता है कि उनका विश्वास बैंक में या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट है या नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग उसमें कम होने लगता है। तो ये भी बैंक के लिए एक बड़ा इशू है। इसके लिए बैंक को जो प्रॉपर लिटरेसी जो कस्टमर को करना ज़रूरी है। और इसके अलावा मिस सेलिंग या फिर मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये जो रिस्क है ये बैंकों को फेस करने पड़ते हैं। और इसके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर जो है वो यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बारे में अपन
मॉड्यूल BFM के उसमें पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यू टेक्नोलॉजीज़। बैंक हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन, तो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी कई गुना मैनीफोल्ड हो रहा है। इसमें ATM, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, जो रिटेल बैंकिंग में जो है बहुत ही पॉपुलर चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के जो डिलीवरी चैनल हैं इनका जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड्स हो गया है। सो इसमें फ्रॉड के लिए भी बहुत सारे स्कोप है, फ्रॉड के लिए। तो इसके लिए बैंकों को जो है थोड़े प्रयास करने चाहिए कि इससे फ्रॉड कम हो। बैंक वुड आल्सो नीड टू क्विकली पुट इन प्लेस लास्टिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन। बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट जो भी इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो बताया गया है कि कस्टमर की कंप्लेंट है उस पर भी बैंकों को ध्यान देना चाहिए, जो न्यू डिलीवरी चैनल जो है पॉपुलर हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। और बैंक को जो है अपने जो कस्टमरों की सर्विस है उसमें उनको गुड एक्सपीरियंस हो और सर्विस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो ऑफ़र की जाए ताकि कस्टमर उनके लिए लॉयल बना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंटिन्यूइंग ग्रोथ। हालांकि बैंक जो है कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं इंक्रीज़ करने के लिए, बैंकिंग पेनिट्रेशन करने के लिए, और जो देश की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर आए। इसके बावजूद भी जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है कंट्री में वो 10% से भी कम है, तो ग्रोथ के जो है बहुत ज़्यादा चांस है। हालांकि द प्राइसिंग हेडिंग अपन लेंगे रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। जो रीज़न है ग्रोथ के उनमें पहला है राइज ऑफ द यंग इंडियन प्रोफेशनल्स। जो यंग इंडियन प्रोफेशनल है उनका मिडिल क्लास में जो है बड़ा रोल है, और जो मिडिल क्लास से हायर इनकम जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जो यंगर पॉपुलेशन है वो जो है अपनी परचेसिंग पावर तो इंक्रीज़ है ही है उनकी, इसके अलावा जो है वो जो पर्सनल डेप्ट लेने में भी उसको मतलब वो लोग नहीं करते। पर पुराने टाइम में लोन को बुरी चीज़ समझी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में जो यंग यूथ जनरेशन है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादा ज़रूरी समझती है, इसके लिए वो लोन भी लेने को तैयार है। तो ये जो यंग इंडियन प्रोफेशनल जो है ये बैंकों के लिए अच्छा टारगेट ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ग्रोथ एज एन इकोनॉमी सुपर पावर। रिटेल बैंकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ग्रोइंग इकोनॉमी में। ग्रोथ स्टोरी गेट्स अनफोल्डेड इन इंडिया। रिटेल बैंकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल या मेजर ड्राइवर का रोल जो है वो प्ले करने वाला है। परचेसिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास पीपल। जो इंडिया में मिडिल क्लास पीपल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस रिगार्डिंग। परसेंटेज ऑफ मिडिल क्लास हाई इनकम इंडियन हाउस होल्ड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू राइजिंग, लगातार बढ़ रहा है। और यंगर पॉपुलेशन जो है वो अपनी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कर रही है। इसके अलावा वो जो है इस पर कंसर्न है एक्वायरिंग पर्सनल डेप्ट इज कंसर्न, यानी कि वो पर्सनल लोन लेने में भी जो है नहीं हिचकती है। तो ये जो जैसे अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ा है ये बैंकों के लिए एक बड़ा, रिटेल बैंकिंग के लिए बड़ा टारगेट ग्रुप है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स है वो भी है अपने रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ के बड़ा एक रीज़न है। इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। रिटेल बैंकिंग जो है एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना हुआ है, क्योंकि ये जो है एक लार्ज पॉपुलेशन से रिलेटेड है। रिटेल बैंकिंग जो है वो मास मार्केट बैंकिंग है, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्ट की वैरायटी है और जो सर्विस डिलीवरी चैनल है वो भी इसमें अवेलेबल है बहुत प्रकार के। वॉल्यूम ड्राइवन बिजनेस। रिटेल क्रेडिट जो है उसके अंदर बिजनेस वाइड डिस्पर्स होता है जो अपने कॉर्पोरेट लेंडिंग की तुलना में, तो इसमें जो है एक बड़ा वॉल्यूम जो बिज़नेस का है वो होता है तैयार। ऑफ बैंकिंग प्रोसेस। रिटेल बैंकिंग जो ऑटोनोमस का जो प्रोसेस है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये भी रिटेल बैंकिंग ग्रोथ का एक बड़ा
कारण है। ईजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस, रिटेल बैंकिंग का एक बड़ा ग्रोथ का कारण जो है वो ये है ईजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ जो रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं उनका होना है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल लिक्विडिटी, बैंक जो है डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं लाइक क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, तो ये जो है कस्टमर को एक बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करने वाली होती है फाइनेंशियल लिक्विडिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अच्छी ग्रोथ कर रही है, मतलब एक बड़ी 6.8% की ग्रोथ रेट से 92 के बाद में ग्रोथ किया। तो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो भी एक रिटेल बैंकिंग के लिए ग्रोथ का बड़ा रोल प्ले कर रही है। जो इंडिया की पॉपुलेशन साइज़ है वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल शो करती है, क्योंकि यहाँ की जो 70% से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन है वो बिलो 35 ईयर एज है, यंग पॉपुलेशन है। तो ये जो है रिटेल बैंकिंग की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्ले एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें कन्वीनियंट एनी टाइम बैंकिंग कर सकते हैं कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग है। तो ये भी एक जो है सक्सेस का राज है रिटेल बैंकिंग का। इंक्रीज द बैंक लिक्विड कैश, बताया है कि ट्रेजरी इनकम जो बैंकों की है वो एक बॉटम लाइन पे आ गई, और जो है पास्ट फ्यू ईयर में तो ये डिक्लाइन जो है ये हो रहा है। इसके लिए रिटेल बैंकिंग बिजनेस जो है वो एक अच्छा व्हीकल साबित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। भारत में जो है ब्याज दरें निरंतर घटती जा रही हैं, और नोटबंदी के बाद से कंटिन्यू जो है ब्याज दरें घटती रही है। तो ये रिटेल बैंकिंग के जो सेक्टर है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। डिक्लाइन कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट, बैंक जो है उसको लोअर रेट वाला जो डिपॉजिट है वो उसकी रिटेल सेक्टर को बढ़ाने में मदद करता है। जो करंट डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट है, वो लोअर कॉस्ट डिपॉजिट है। लास्ट पॉइंट है चेंज ऑफ टर्म ऑफ लोन। बैंक जो है ऑफर कर रहे हैं रिटेल लोन, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो ये जो कस्टमर है उसको मोर फाइनेंशियल लिवरेज मिल रहा है। तो ये भी एक सक्सेस का रीज़न है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। थैंक यू।